है ना, नहीं थे, है ना। अब अपने को क्या करना है, ऑल द एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी प्रेजेंट, ये हो गया था, है ना। खास बातें पढ़ रहे हैं अपन इसमें। इस वाले गारंटी कॉन्ट्रैक्ट में याद है गारंटी कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है बेटा, जिसमें एक प्रिंसिपल डेटर होता है, एक क्रेडिटर होता है, एक श्योरिटी होता है। हेलो हेलो हेलो, ठीक है ना। तो ये जो प्रिंसिपल डेटर होता है, मेन लायबिलिटी इस बंदे की होती है। मेन लायबिलिटी किसकी होती है, प्रिंसिपल डेटर की, है ना। ठीक है, the principal debtor is primarily liable. Even if the principal debtor is incompetent to contract, the guarantee is valid, although the principal debtor is not liable at all. क्या था इसमें कि प्रिंसिपल डेटर इवन इफ ही इज माइनर, है ना, ही इज लाइबल। भले ही पीडी माइनर हो, श्योरिटी लाइबल रहेगा, ठीक है ना। डेट मस्ट बी लीगली एनफोर्सेबल, मतलब कि ये जो डेट है ये लीगल प्रॉपर होनी चाहिए, एनफोर्सेबल हो, ठीक है ना। और डेट जो है वो टाइम बार्ड नहीं होनी चाहिए, द डेट मस्ट नॉट बी अ टाइम बार्ड डेट। जो डेट है वो टाइम बार्ड डेट नहीं होनी चाहिए। टाइम बार्ड मतलब कि ओवर 3 years अगर हो गए तो क्या होगा, अब तो आप लीगली मांग ही नहीं सकते, आ रहा है समझ, मांग नहीं सकते तो श्योरिटी की लायबिलिटी नहीं आएगी। इस केस का यूसेज नहीं होगा नॉर्मली, आ रहा है समझ में, क्योंकि वो बहुत पुराने केस खुलने वाली बात आ गई, ठीक है ना। ठीक है, चलो अब देखो कॉन्ट्रैक्ट कंडीशनल होगा। कॉन्ट्रैक्ट कंडीशनल है, श्योरिटी की जो लायबिलिटी है वो सेकेंडरी और कंडीशनल है, ध्यान से समझो। श्योरिटी की लायबिलिटी सिर्फ तब आएगी जब पीडी पेमेंट ना करे। श्योरिटी की लायबिलिटी कब आएगी, जब पीडी पेमेंट ना करे। श्योरिटी की लायबिलिटी कब आएगी, जब पीडी पेमेंट ना करे। तो इसको क्या कहेंगे कि श्योरिटी के ना पे करना कंडीशन है, आ रहा है समझ में, ठीक है ना। और लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी अराइजेस ओनली इफ द प्रिंसिपल डेटर मेक्स अ डिफॉल्ट। क्या बोल रहा है, श्योरिटी की लायबिलिटी कब आएगी, अगर प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करता है तो। श्योरिटी की लायबिलिटी कब आएगी, अगर प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करता है तो। क्लियर है गाइस, गाइस श्योरिटी की लायबिलिटी कब आएगी, अगर प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करता है तो। सिंपल, हाँ, कोई झूठ नहीं होगा। देखो बहुत ध्यान से समझो, हेडिंग क्या है, गारंटी के वैलिड होने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, गारंटी के वैलिड होने के लिए। अच्छा, गारंटी इनवैलिड हुई तो क्या होगा, गारंटी इनवैलिड हुई तो श्योरिटी बच जाएगा, श्योरिटी की लायबिलिटी नहीं आएगी, ठीक है बेटा। फिर क्या है, नो मिसरिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट। एनी गारंटी which has been obtained by means of misrepresentation made by the creditor or with his knowledge and assent concerning a material part of the transaction is invalid। क्या बोल रहा हूँ, तेरा कोई भी गारंटी, ठीक है ना, जो किससे ऑब्टेन की गई है, मिसरिप्रेजेंटेशन से। किससे ऑब्टेन की गई है बेटा, मिसरिप्रेजेंटेशन से। एनी गारंटी विच हैज बीन ऑब्टेन बाय मींस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन मेड बाय द क्रेडिटर। अगर क्रेडिटर ने झूठ बोला या क्रेडिटर को पता था और उसने नहीं बताया तो गारंटी इनवैलिड हो जाएगी। कौन बच जाएगा बेटा, श्योरिटी बच जाएगा। बोलो बोलो बोलो, क्लियर है। इसका झूठ का कोई भी एग्जांपल हो सकता है ना, झूठ का क्या एग्जांपल हो सकता है, सिंपल देखो, ए है, पीडी है ना, ए ने लोन लिया है किससे, बी से, बी क्रेडिटर है ना, और सी कौन है, सी श्योरिटी है। आ रहा है समझ, गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिटर और सी के बीच में है, आ रहा है समझ। उसने बोल दिया कि 1 लाख का लोन नहीं है, 2 लाख का है, 1 लाख का लोन नहीं है, 50,000 का है, आ रहा है समझ में, ठीक है ना। बोला कि अरे मेरे पास तो सिक्योरिटी पड़ी है, कोई दिक्कत की बात, कितने झूठ हो सकते हैं, मतलब समझ में आ रहा है। तो क्रेडिटर ने झूठ बोल करके ना, तुम प्रैक्टिकली सोच करके देखो ना एक बार, श्योरिटी को बेवकूफ बना रहा है क्रेडिटर ताकि श्योरिटी मिल जाए, अरे तो
तो अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट में कोई झूठ बोल दिया, कोई फॉल्स स्टेटमेंट है, कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट, अब इसका तो हजारों एग्जाम्पल हो सकते हैं, नहीं आया समझ में बेटा क्या बोल रहा हूं मैं। अमाउंट को लेकर के, आइडेंटिटी को लेकर के, किसी भी चीज को लेकर के अगर उसने मिसप्रेजेंटेशन किया। हाँ बोलो। अरे भाई मेरे, ये डायग्राम देखो, क्या दिख रहा है इसमें? किससे झूठ बोल रहे हो, है ना? ये तो बता रहा हूं, नहीं समझे? अपन इनके कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, आ रहा है समझ में, है ना? तो एनी गारंटी विच हैज बीन मेड बाय द मिसप्रेजेंटेशन मेड बाय द क्रेडिटर या उसकी नॉलेज कंसर्न में, ठीक है ना, इज इनवैलिड। बोलो क्लियर है? देखो समझ मेरी बात को। अभी अपन क्या डिस्कशन कर रहे हैं? अभी अपन क्या डिस्कशन कर रहे हैं कि क्रेडिटर और उसके बीच की गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट है। अब तेरे दिमाग में आ रहा है कि पीडी झूठ बोलेगा, पीडी किसको झूठ बोलेगा और क्या झूठ बोलेगा? मेरा पॉइंट समझ रहे हो? पूरा फुल केस बनाना पड़ जाएगा उसका, क्योंकि गारंटी कॉन्ट्रैक्ट जो है, समझ रहा है? ये देख, ये जो पॉइंट लिखा है, एक सेकेंड, डेट मस्ट बी लीगली एनफोर्सेबल। पीडी और क्रेडिटर का कॉन्ट्रैक्ट अलग है ना भाई। पीडी झूठ बोलेगा तो किससे बोलेगा? क्रेडिटर से, है ना? तो फिर वो डेट की एनफोर्सेबिलिटी पे बात आएगी। तो अगर डेट एनफोर्सेबल है कि नहीं, उसके बेसिस पे तय होगा कि भैया इसकी लायबिलिटी नहीं होगी। अब पीडी श्योरिटी से अगर झूठ बोल दे तो उसका कोई लेना देना नहीं है। पीडी अगर श्योरिटी से झूठ बोल दे तो उसका कोई लेना देना नहीं है। समझना है? बेटा मेरे, अपन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ चुके हैं, समझ रहे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा हुआ था कि झूठ किसी और ने बोला तो आपको कोई वो नहीं मिलती। किसी दूसरे के झूठ के बेसिस पे अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, समझ रहे? ये कॉन्ट्रैक्ट किसके किसके बीच में हो रहा है बेटा? क्रेडिटर और गारंटर के बीच में। थर्ड पार्टी अगर झूठ बोलती है तो ये बात तो अपन उसी में पढ़ चुके हैं, फाउंडेशन में लिखी हुई थी। थर्ड पार्टी के झूठ पे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होता, थर्ड पार्टी के कोर्जन पे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है, ठीक है? एनी गारंटी विच द क्रेडिटर हैज ऑब्टेन बाय मींस ऑफ कीपिंग साइलेंस एज टू मटेरियल सर्कमस्टेंसेस इज इनवैलिड। तो अगर गारंटी मान लो इंपॉर्टेंट फैक्ट से नहीं बताया इसने, क्रेडिटर ने, किसको? श्योरिटी को, तो क्या हो जाएगा? इनवैलिड हो जाएगा। हेलो हेलो हेलो, ठीक है ना? क्रेडिटर ने किसको नहीं बताया? अगर श्योरिटी को, मटेरियल फैक्ट, ठीक है, कि पीडी मतलब मान लो कि वो लॉस हो गया उसको, अच्छा, या वो बाहर चला गया या कुछ भी ऐसा, तो क्रेडिटर ने अगर मान लो कि कोई सच छुपाया तो फंस जाएगा, फिर श्योरिटी पैसे नहीं देगा। इसको बहुत प्रॉपर ना कॉमन सेंस लेवल पर लेकर के जाओ, बहुत वैलिडली कंस्ट्रक्ट हुए हैं ये प्रोविजन। अरे सर, बहुत प्रॉपर कॉमन सेंस पे लेकर के जाओ, समझ जाओगे, ठीक है? मतलब सोच करके देखो ना, ये प्रोविजन क्यों बनाया है, समझ रहे? तो बहुत बेसिक सी बातें समझ में आ जाएंगी, ठीक है बेटा? फिर क्या बोल रहे हैं? इलस्ट्रेशन, ए एंगेजेस बी एज क्लर्क टू कलेक्ट मनी फॉर हिम, ठीक है? ठीक है, बी फेल्स टू अकाउंट फॉर सम ऑफ द रिसीट। तो देखो, है ना, ए ने बी को क्लर्क रखा, बी ने कुछ रिसीट इधर उधर कर दी, है ना, और इस चक्कर में अब ए जो है वो बी को वापस नौकरी पे रखने तैयार है, लेकिन उसको बोल रहा है कि अब कोई गारंटर लेकर आओ भैया कि तुमने लफड़ा कर दिया। तो सी ने गारंटी दे दी बी की, बी जो है वो सी को लेकर के आ गया। लेकिन यहां पर ए की जिम्मेदारी है कि सी को बता दे कि देखो ये तो पुराना चोर है। हेलो हेलो गाइस, आए समझ में? ठीक है,
ए जो है उसने बी को क्लर्क रखा, ठीक है। अब बी ने कुछ कुछ घपला किया, तो अब ए जो है वो बी को नौकरी से नहीं निकाल रहा, कह रहा है कि भैया कोई गारंटर लेकर के आया, तो वो सी को लेकर के आ गया गारंटर। लेकिन ए ने सी को नहीं बताया कि ये पहले भी घपला कर चुका है, अरे बी ने फिर डिफॉल्ट कर दिया, तो अब ये गारंटी ही इनवैलिड है। क्रेडिटर को बताना चाहिए था सी को कि ये पुराना घपलेबाज है। हेलो हेलो, बोलो। हेलो गाइस, ठीक है। अब ए जो है उसने सी की गारंटी ले ली, है ना। ये गारंटी सी, अच्छा नहीं, सी को गारंटी दी और आयरन टू बी सप्लाइड बाय हिम टू बी, है ना। बी कौन हो गया, पीडी। सी कौन हो गया, क्रेडिटर। ए कौन हो गया, श्योरिटी, ठीक है ना, फॉर द अमाउंट ऑफ 2000 टन। बी और सी ने, समझ रहे हो, प्राइवेटली एग्री कर लिया कि बी शुड पे ₹5 पर टन बियॉन्ड द मार्केट प्राइस। अब ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात हो गई ना यार। ए को सोच के देखो, ए गारंटी ले रहा है और सी और बी ने बोला कि अपन लोग मार्केट प्राइस से ₹5 ऊपर में ट्रांजेक्शन करते हैं, आ रहा है सर, और वो ₹5 हम तुम्हारे पुराना उधार जो है उससे चुका देंगे। तो ये तो जबरदस्ती ए के ऊपर एक्स्ट्रा भार डालने वाली बात हो गई। ए ने पुरानी डेट को लेकर के थोड़ी ना बोला था, क्या ए पुरानी डेट को भी कवर कर रहा था? ठीक है बेटा, दिस अग्रीमेंट इज कंसील्ड फ्रॉम ए। As per section 143, A is not liable as surety since the creditor has obtained guarantee from A by means of keeping silence as to material circumstances. कोई दिक्कत है इसमें? हाँ, क्योंकि झूठ बोला तो सब पूरी गारंटी इनवैलिड होगी, है ना। ठीक है, ठीक है। अब फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ओरल या रिटर्न कैसे भी हो सकता है, मतलब रिटर्न का कोई कंपल्शन नहीं है, ये बात हो गई मतलब यहाँ पे। ठीक है, फिर ज्वाइनिंग ऑफ अदर को श्योरिटी, ठीक है, बहुत ध्यान से, है ना। अगर श्योरिटी बोल रहा है कि पहले और श्योरिटीज लेकर आओ तब मैं गारंटी दूंगा, तो क्या होगा? तो जब तक और श्योरिटीज नहीं आते, है ना, मेन श्योरिटी भी लायबल नहीं होगा। बोलो बेटा, क्लियर है ये बात? The other person gives guarantee upon the contract that the creditor shall not act it upon it until another person has joined as co-surety. The guarantee is not valid if that other person does not join. Simply speaking, the guarantee by surety is not valid if a condition is imposed by the surety
Like some other person must also join as co-surety, but such other person does not join as co-surety. बोलो क्लियर है ये? ठीक है. रीड कर लो. अब श्योरिटी की लायबिलिटी किस हद तक रहेगी तो देखो, ठीक है ना. सबसे पहले तो कह रहा है कि को एक्सटेंसिव है, प्रिंसिपल डेटर के साथ को एक्सटेंसिव है इसकी लायबिलिटी. श्योरिटी इज लायबल फॉर ऑल द डेट्स पेबल बाय द प्रिंसिपल डेटर. इंटरेस्ट, डैमेजेस, कॉस्ट वगैरह जो भी रिकवर की जा सकती है वो सब श्योरिटी से भी रिकवर की जा सकती है बेटा. ठीक है. ठीक है ना. फिर एक्सेप्शन क्या है? कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और लिख सकते हो चाहो तो, कि श्योरिटी इस चीज के लिए लायबल नहीं होगा, उस चीज के लिए लायबल नहीं होगा, ऐसा. बोलो क्लियर है? क्लियर है. अब कमेंसमेंट ऑफ श्योरिटीज लायबिलिटी इमीडिएटली ऑन डिफॉल्ट. समझ रहे? जो श्योरिटी है ना, समझो, ए है क्रेडिटर, बी है प्रिंसिपल डेटर, ये श्योरिटी. बी ने डिफॉल्ट किया, ए ने बी को लोन दिया था, बी ने डिफॉल्ट किया. हेलो हेलो. ठीक है. अब बी ने जैसे ही डिफॉल्ट किया तो क्रेडिटर पहुंच गया श्योरिटी के पास. श्योरिटी कह रहा है अरे उस पर केस तो कर लो पहले. तो बताओ पहले कोई एक्शन लेना जरूरी है क्या प्रिंसिपल डेटर पर? हेलो. अरे जितना सवाल उतना जवाब दो बस. क्या कोई एक्शन लेना जरूरी है प्रिंसिपल डेटर पर? हाँ क्या? हाँ जरूरी है. नहीं है इसका आंसर. प्रिंसिपल डेटर पर कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है. सवाल ये है कि जैसे ही प्रिंसिपल डेटर ने डिफॉल्ट किया, क्या सीधे क्रेडिटर श्योरिटी के पास जा सकता है या उसको पहले पीडी पे कोई एक्शन लेना पड़ेगा? सीधे श्योरिटी के पास जा सकता है. उसको ऐसा कुछ नहीं है कि पहले पीडी पे कोई एक्शन ले तब जाए. ठीक है बेटा, है ना. अब देखो
द क्रेडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्स्ट सू द प्रिंसिपल डेटर या नोटिस दे उसको। अरे समझ में, तो ना उसको बताने की जरूरत है ना उस पर केस करने की, वही उसने पैसे नहीं दिए उसको तो पता ही है। क्लियर है? तो सीधे वो किसके पास चला जाएगा? श्योरिटी के पास, कि भाई प्रिंसिपल डेटर ने पैसे नहीं दिए, अब तुम दो। हेलो हेलो, क्या बताएं? अच्छा, ये बात क्या उसको पता नहीं है? कॉन्ट्रैक्ट तो शुरू में साइन किया ही है ना उसने। देखो, कानून ऑल्टरनेट बनना चाहिए, इसका तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है भाई। आ रहा है समझ कि कानून सही नहीं बना, इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। समझ गए? ठीक है, चलो। अब श्योरिटी की लायबिलिटी हो सकता है लिमिटेड हो जाए। कैसे? वो लिख देगा ना, कॉन्ट्रैक्ट में लिख देगा। हेलो हेलो हेलो, मतलब नॉर्मली तो जैसा कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे ना वैसा ही बनेगा। मतलब तो कॉन्ट्रैक्ट में तो लिख ही सकते हो ना कि भाई मेरी क्या लायबिलिटी है, तुम्हारी मतलब किस हद तक रहेगी। भाई जो गारंटी दे रहा है वो मतलब अपनी कंडीशंस तो रख ही सकता है ना चाहे तो। हम कानून में ये पढ़ रहे हैं कि अगर उसने कोई कंडीशन रखी है कुछ ऐसा है तो हम उसको, वो मान्य होंगी, मतलब वो वैलिड होंगी। क्लियर है गाइस? अब श्योरिटी की लायबिलिटी हो सकता है कि कंटिन्यूअस हो। द श्योरिटी में अग्री टू बिकम लायबल फॉर सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन। तो ये एक अलग कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको बोलते हैं कंटिन्यूइंग गारंटी। लोन वगैरह वाला जो एग्जांपल है ना वो सिंगल ट्रांजेक्शन का है कि एक लोन दिया है, अब इसकी लायबिलिटी है, जब तक ये चुक नहीं जाता तब तक वो मतलब उसमें रहेगा कि उसकी लायबिलिटी आ सकती है कभी भी। यहां पर मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स की लायबिलिटी है। समझ आ रहा है? हाँ, देखो, जब गारंटी एक से ज्यादा ट्रांजेक्शन्स के लिए दी जाए तो वो कंटिन्यूइंग गारंटी कहलाती है, जिसमें श्योरिटी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए किए गए सारे ट्रांजेक्शन की गारंटी दे देता है। मतलब वो आगे के लिए भी दे देता है, फ्यूचर के लिए भी दे देता है कि भाई अगले एक महीने तुम्हारे साथ जो ट्रांजेक्शन होंगे उसकी गारंटी मेरी। और एक पर्टिकुलर अमाउंट भी फिक्स कर सकता है वो कि अप टू 10,000 तुम उसको जितना उधार देना चाहते हो दे लो, जितनी बार में। एक सिंगल लोन की बात नहीं चल रही है यहाँ पर चल रही है सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन कि तुम उसको 5 बार उधार सामान दे देना, या तुम उसको जितनी बार भी देना है उसको उधार सामान दे देना, 10,000 रुपए तक की इसकी लायबिलिटी मेरी। तो ये क्या हो गई? कंटिन्यूइंग गारंटी। बोलो बेटा, आपको कंटिन्यूइंग गारंटी समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो वो है बात लिमिटेड की नहीं है। समझ रहे हैं? क्या हम दूसरी वाली गारंटी को लिमिटेड बोलते हैं? सुनो ध्यान से, समझ रहे हैं? एक होती है सिर्फ गारंटी और एक होती है कंटिन्यूइंग गारंटी। जो सिर्फ गारंटी होती है वो एक सिंगल ट्रांजेक्शन की होती है। एक लोन दिया मैंने और उसके अगर वो लोन नहीं चुका है तो उसकी लायबिलिटी है। ट्रांजेक्शन एक ही होता है उसमें। कंटिन्यूइंग गारंटी में खास बात क्या है कि तुम आज ट्रांजेक्शन करो, तुम कल एक और ट्रांजेक्शन जो करोगे उसकी भी गारंटी मैं ले रहा हूं, तुम परसों एक और ट्रांजेक्शन करोगे उसकी भी मैं गारंटी ले रहा हूं। मैं अगले एक हफ्ते तक तुम जितने ट्रांजेक्शन करते जाओगे उतने की लायबिलिटी में ले रहा हूं, और वो भी एक पर्टिकुलर अमाउंट तक, मान लो 50,000। तो यहाँ पर 50,000 रुपए एक बार में देना जरूरी नहीं है। यहाँ पर क्या होगा? मल्टीपल टाइम्स में उसने पहले 2,000 के गुड्स खरीदे तो उसकी भी लायबिलिटी, 3,000 के खरीदे उसकी भी लायबिलिटी, 5,000 के खरीदे उसकी भी लायबिलिटी, ऐसे। तो यहाँ पर पॉइंट क्या है कि मल्टीपल ट्रांजेक्शन है बेटा। बोलो, देखो, समझ में आ रहा है? तुम इस बात को समझो ना, तुम जो नॉर्मल गारंटी को जो लिमिटेड बोल रहे हो ना, वो सबसे पहले अपने दिमाग से अलग करो। जो नॉर्मल गारंटी वो सिंगल ट्रांजेक्शन की है और कंटिन्यूइंग गारंटी मल्टीपल ट्रांजेक्शन की है। अमाउंट की लिमिट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आ रहा है समझ में? अमाउंट यहाँ एक बार में 50,000 दे दिया, वहां मल्टीपल बार में जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। वहां पॉइंट ये है कि मल्टीपल ट्रांजेक्शन की बात है। बोलो,
और फ्यूचर ट्रांजैक्शन के बेसिस पे भी एक तरीके से, समझ रहा है? ठीक है ना, यहाँ तो सिर्फ एक ट्रांजैक्शन है लोन का, वो हो भी चुका होगा ऑलमोस्ट, या हो रहा होगा, उसी समय देगा वो गारंटी। यहाँ तो मैं बोल रहा हूँ कि तुम कल की डेट में कोई इसके साथ ट्रांजैक्शन करोगे, उसकी भी मैं गारंटी ले रहा हूँ। मैंने कोई डेट दे दी, दिसंबर तक इसके साथ जो उधार ट्रांजैक्शन करना है, इसकी गारंटी मेरी। ठीक है ना? बोलो गाइस, क्लियर है? ठीक है, चलो इलस्ट्रेशंस है ना। तो कंटिन्यूइंग गारंटी वैसे अलग से है ही, तो यहाँ पर उसका आया तो अपन देख सकते हैं। तो हाउएवर द श्योरिटी मे फिक्स अ लिमिट ऑन हिज लायबिलिटी अप टू विच गारंटी शैल रिमेन इफेक्टिव, टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच द गारंटी शैल रिमेन इफेक्टिव। तो ये दो चीजें कंटेनिंग गारंटी में हो सकती हैं। बोलो, क्लियर है ना? हेलो हेलो, है ना? अब श्योरिटीज लायबिलिटी में भी कंडीशनल हो सकता है कि वो कंडीशन डाल दे कि जब तक ये कंडीशन पूरी नहीं होंगी तब तक मैं लायबल नहीं रहूंगा। कंडीशन जैसे कि पहले जो गिरवी रखवा रहे थे वो रखवा लो पहले, तब मेरी लायबिलिटी चालू होगी। तो ये तो कुछ भी एक कंडीशन जो है ना, वो बोल ही सकता है। कौन बोल सकता है बेटा? श्योरिटी, कि भैया पहले ऐसा हो जाने दो फिर मेरी लायबिलिटी चालू होगी, ऐसा ऐसा होगा तो ही मेरी लायबिलिटी होगी। आ रहा है समझ में? अगर ये इंडिया में रहेगा तो ही मेरी लायबिलिटी होगी। तो देखो अगेन वही बात आ गई कि कॉन्ट्रैक्ट में श्योरिटी जो लायबिलिटी अपने सर पर ले रहा है, तो वो क्रेडिटर के साथ बैठ करके किसी भी बात पे तय कर सकता है कि भैया देखो मेरी लायबिलिटी तो इस केस में आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। समझ में आ रहा है क्या? तो कंडीशंस लगा सकता है। अगर क्रेडिटर अग्री हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों अग्री हैं। ठीक है ना? वेदर अ को श्योरिटी कैन रिफ्यूज टू पे, ये क्वेश्चन आगे का है इसलिए अभी हम नहीं कर रहे हैं। ये को श्योरिटी का क्वेश्चन है। आ रहा है समझ में? इसमें गलत सेक्शन कोट हो गया है। ठीक है, ठीक है ना? दो क्वेश्चन का मिक्स है वो। ठीक है, कंटेनिंग गारंटी तो ये मैंने बता ही दिया। अ गारंटी विच एक्सटेंड्स टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड द कंटिन्यूइंग गारंटी। समझ गए इस बात को? है ना? फिर रिवोकेशन, क्या कंटिन्यूइंग गारंटी को रिवोक कर सकते हैं? हाँ, रिवोक कर सकते हैं। रिवोक कर सकते हैं लेकिन ओनली फॉर फ्यूचर ट्रांजेक्शन। मान लो मैंने बोला था कि मैं दिसंबर तक के सारे ट्रांजेक्शन की गारंटी मेरी, लेकिन मैं 30 सितंबर को गया, मैंने कहा बस अब आगे की गारंटी मेरी नहीं है, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? तो आंसर इज यस, आप ऐसा कर सकते हैं। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? हेलो हेलो। लेकिन जो ट्रांजेक्शन हो चुके हैं उनके लिए आप कैंसिल रिवोकेशन नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ आगे के ट्रांजेक्शन के लिए रिवोकेशन कर सकते हो। सोच लो सोच लो, है ना? और श्योरिटी की डेथ भी फ्यूचर ट्रांजेक्शन की गारंटी को खत्म कर देगी। पास्ट में जो हो चुके हैं उसके लिए लायबल है वो, या उसके घर वाले या उसकी प्रॉपर्टी। आ रहा है समझ? ठीक है, लेकिन फ्यूचर ट्रांजेक्शन की लायबिलिटी डेथ से खत्म हो जाएगी, और वो चाहे तो डेलिबरेटली जिंदा रहते हुए खुद से खत्म कर सकता है कि अब आगे के ट्रांजेक्शन की मेरी लायबिलिटी नहीं। क्या वो पास्ट के ट्रांजेक्शन की अपनी लायबिलिटी खत्म कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, पढ़ेंगे, अभी आएगा। ठीक है ना? अभी ये बताओ ना, ये है ना, क्लियर है? तो अच्छा देखो, कंटिन्यूइंग गारंटी इसमें जो लिखा हुआ है, आ रहा है सामने? ठीक है ना? दूसरा कि डेथ में गारंटी खत्म हो जाएगी, इंसॉल्वेंसी में खत्म नहीं होगी। आप सोच करके देखो, नहीं लिखा तो नहीं होगी, लेकिन अब आप प्रैक्टिकली एक बार सोच करके देखो, इंसॉल्वेंट हो गया तो कहाँ वसूल लोगे उससे? समझ में आ रहा है ना? तो आप उसका फिर लीगल प्रोविजन बनाने की क्या नीड है? मतलब समझे मेरी बात को? इंसॉल्वेंट हो गया तो अब ले लो उससे पैसे, कानून बनाने की भी नीड नहीं है उसमें, है? हाँ, ठीक है, चलो फिर क्या है?
एग्जाम्पल्स देखो, ए जो है, इन कंसिडरेशन दैट बी विल एम्प्लॉय सी इन कलेक्टिंग रेंट ऑफ दीज जमींदारी, प्रॉमिसेस बी टू बी रिस्पॉन्सिबल टू द अमाउंट ऑफ 5,000। ठीक है ना। तो बी क्रेडिटर है यहाँ पर, सी प्रिंसिपल डेटर है, ए शॉर्टी है। आ रहा है समझ में? हेलो हेलो हेलो। पार्टी समझनी बहुत जरूरी है सबसे पहले, है ना। फॉर द ड्यू कलेक्शन एंड पेमेंट बाय सी ऑफ दोज रेंट्स एज पर सेक्शन 129 द गारंटी गिवन बाय ए इज अ कंटिन्यूइंग गारंटी, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स वो रेंट कलेक्ट करेगा और उसने अमाउंट की लिमिट कर दी, यानी एक सिंगल ट्रांजेक्शन नहीं है, वो जितनी बार रेंट कलेक्ट करेगा तो उतनी बार उसकी लाइबिलिटी है, बस मैक्सिमम अमाउंट 5,000 तक है। ठीक है ना, बोलो क्लियर है? ठीक है, फिर क्या है, ए गारंटीज पेमेंट टू बी अ टी डीलर फॉर अमाउंट ऑफ 100 फॉर एनी टी ही मे फ्रॉम टाइम टू टाइम सप्लाई टू सी, है ना। तो 100 रुपए तक में मल्टीपल ट्रांजेक्शन कवर कर रहा है, जितनी भी बार चाय पिलाओगे उसकी लाइबिलिटी हमारी, अगर उसने नहीं दिए तो। ठीक है ना। अब बी ने लेकिन 100 से ज्यादा रुपए की चाय पिलाई तो अच्छा देखो देखो ध्यान से, बी सप्लाई सी विद टी एक्सीडिंग ₹100 एंड सी पेज फॉर इट। ठीक है ना, सी ने पे करती है। अब बाद में बी ने सी को 200 रुपए की चाय पिलाई, सी नहीं पे कर पाया, तब गारंटी कितनी? अच्छा हाँ ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन, मुझे लगा टेढ़ा मेढ़ा है। तो उसकी लाइबिलिटी 100 रुपए रखती रहेगी। बताओ, कोई दिक्कत है तो बताओ। सेकंड वाले एग्जाम्पल में, है ना। तीसरा देखो, ए ने गारंटी दी बी को कि 5 बोरा आटा है, वो बी सी को दे देगा और 1 महीने में पेमेंट कर देगा। बी ने डिलीवर कर दिए 5 बोरे सी को, सी ने पे कर दिए। अब बहुत ध्यान से समझो, ठीक है ना, क्लियर है। अब इसके बाद बी ने 4 बोरे और दिए, सी ने नहीं पे करा। अब बताओ ए लायबल होगा कि नहीं होगा? बहुत ध्यान से समझना, नहीं होगा, क्योंकि ये कंटिन्यूइंग गारंटी नहीं है। सी ने, उसने ऐसा नहीं बोला था कि जब जब तुम उसको दोगे, तो उसने 5 बोरे की बात की थी, 5 बोरा फिक्स कर दिया था उसने, तो 5 बोरा दिया और उसने पैसे दे दिए, वहीं लाइबिलिटी खत्म। ऐसे हमेशा के लिए 5 बोरे की बात नहीं हुई थी, समझा रहे। उसने बोला था 5 बोरे तुम डिलीवर कर दो, तो बस, अगर उसने पैसे पे नहीं करे तो मेरी जिम्मेदारी। उसने पैसे पे कर दिए तो खत्म हो गई श्योरिटी की लाइबिलिटी। अब तुम जब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कर रहे हो उसके लिए भी पुरानी लाइबिलिटी रहेगी, ऐसा थोड़ी माना जाएगा। बोलो गाइस, क्लियर है कि नहीं है? हेलो गाइस। सर, जो डेट ऑफ श्योरिटी वाला पॉइंट है, उसमें अगर कंटिन्यूइंग गारंटी नहीं हुई, जैसे सिंपल गारंटी दी है, तो फिर अगर लाइबिलिटी रहेगी अराइज होगी, रहेगी लाइबिलिटी रहेगी। तो फिर उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो हो चुकाएगा, चुकाएगा। हाँ। ओके। क्लियर है क्या बेटा?
अभी है। ठीक है। हेलो हेलो, कुछ बोलो ज़रा। हाँ ठीक है, चलो चलो अब देखो, लाइबिलिटी ऑफ टू पर्सन प्राइमरली लाइबल नॉट अफेक्टेड बाय अरेंजमेंट बिटवीन देम दैट वन शैल बी श्योरिटी ऑन अनदर्स डिफॉल्ट। ठीक है, बहुत ध्यान से। ठीक है, liability of two persons primarily liable not affected by arrangement between them that one shall be surety on another's default। एग्जाम्पल से समझें, ए और बी ने मिलके गारंटी दी सी को। हेलो हेलो, ए और बी ने मिलके गारंटी दी बेटा किसको, सी को। ठीक है, अब ए और बी ने आपस में एक अरेंजमेंट किया, क्या? कि ए और बी ने आपस में अरेंजमेंट किया कि भाई ए मेनली लायबल होगा और बी सेकेंडरी लायबल होगा। मतलब अगर मान लो डिफॉल्ट हुआ ना, तो पहले ए चुकाएगा। ये अरेंजमेंट किसने किया? आपस में, है ना? ठीक है, कि कौन चुकाएगा? ए चुकाएगा। हेलो हेलो, यहाँ पर लाइबिलिटी किसकी थी? किसी ने लोन लिया होगा जिसकी गारंटी ली गई है। मान लो कोई पी नाम का बंदा है ना, ये है पीडी। ठीक है, अब पी ने क्या कर दिया, डिफॉल्ट। सी पैसे मांगने आया बी से, तो बी कह रहा पहले ए से मांगो। बताओ क्या बोल सकता है अभी? ऐसा नहीं बोल सकता है, क्योंकि उनके आपस के अरेंजमेंट से सी को कोई मतलब नहीं है। हेलो हेलो, नहीं, लाइबिलिटी दोनों की थी, दोनों ने मिलके गारंटी दी थी। अब तुमने आपस में तय कर लिया कि पहले ए देगा बाद में बी देगा, फिर ए भग जाए और बी वहीं रहे। पॉइंट समझ में आ रहा है ना? सी को कोई मतलब नहीं है कि भैया तुम्हारा आपस का अरेंजमेंट क्या है। देखो, ठीक है, एग्जांपल देखो, ए और बी ने मिलके जॉइंट एक जॉइंट एंड सेवरल प्रोमिजरी नोट लिखा सी को। ए ने क्या किया, इसने बोला कि भाई मैं श्योरिटी हूँ बी का। सी को पता भी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये उसके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है इस बात का। आ रहा है समझ में? द फैक्ट दैट ए टू द नॉलेज ऑफ सी मेड द नोट एज श्योरिटी फॉर बी इज नो आंसर टू अ सूट बाय सी अगेंस्ट ए अपॉन द नोट। मतलब यहाँ पर ऐसा हो गया था कि उसने बोला पहले बी से वसूले जाएंगे, फिर अगर नहीं हुआ तो ए से। ये कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं बना, ये ए और बी का आपस का अरेंजमेंट था बेटा। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होता तो ये लायबल होता सी पे, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं था। पता है ना? देखो समझो, लीगल इम्प्लीकेशन देखो एक बार। आ रहा है समझ कि भाई मेरी बात समझो ना, तुम दोनों आपस में क्या अरेंजमेंट कर रहे हो, उसमें मेरा कोई लेना देना है क्या? भाई मैंने अगर दो लोगों को लोन दिया, दो लोगों ने मिलकर के लोन दिया, समझ आ रहा है? अब तुमने आपस में अरेंजमेंट करा कि भाई पहले तू दे देना बाद में मैं दे दूंगा, तो भाई मेरे को इस बात से कोई मतलब नहीं है। मैं लोन दे रहा हूँ तो मैं तो भाई कोई भी मिल गया उससे वसूलूंगा। याद करो जॉइंट प्रोमिसर जो अपन ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था, किसी एक को पकड़ के पूरा वसूल सकता हूँ मैं। रिलीज ऑफ फंड है ना, जॉइंट प्रोमिसर, कोई मतलब नहीं है, ये वही है।
क्लियर है बेटा? थर्ड पार्टी नॉट अफेक्टेड बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू श्योरिटीज, थर्ड पार्टी नॉट अफेक्टेड बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू श्योरिटीज। क्लियर है? हेलो हेलो, ठीक है। अब श्योरिटी के राइट्स, तो श्योरिटी कौन बनता है? जो गारंटी ले रहा है ना पीडी की कि मैं चुकाऊंगा, तुमने नहीं चुकाया तो। अब इसको अगर चुकाना पड़ा तो बस खत्म बात कि यार ये पीडी से वसूल सकता है, मतलब इसको अधिकार मिलना चाहिए ना लीगली कि ये पीडी से वसूल पाए। मतलब क्रेडिटर ने तो लोन दिया था इस कारण से कि भैया श्योरिटी है, वो रिस्क नहीं लेना चाहता था, श्योरिटी ने रिस्क लिया तो भैया चल मैं दोस्ती यारी दोस्ती में मैं क्या करता रहता हूँ तेरे को, मैं श्योरिटी बन जाता हूँ तेरा। हेलो हेलो, ठीक है। अब मान लो कि उसने पे नहीं किया, जो मेन पीडी था उसने पे किया ही नहीं, श्योरिटी को पे करना पड़ा। जब श्योरिटी पे करेगा तो श्योरिटी वो पैसे किससे वसूल सकता है बेटा? प्रिंसिपल डेटर से, अगर है उसके पास तो केस करे, मतलब कि अब इसके पास तो कोई गारंटी है नहीं ना, तो लेकिन ये देखेगा कि भैया उसके पास है पैसे तो केस करेगा, किसी तरीके से वसूल पाएगा, कानूनन अधिकार इसको दिया गया। मतलब बेसिकली जब पीडी वो जब श्योरिटी एक बार पैसे किसको चुका देगा? क्रेडिटर को। जब श्योरिटी पैसे किसको चुका देगा बेटा? क्रेडिटर को। जब श्योरिटी पैसे किसको चुका देगा? क्रेडिटर को। तो श्योरिटी क्रेडिटर बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये पहला और दूसरा पॉइंट, मतलब पहले पॉइंट में जो राइट ऑफ इंडेमनिटी, राइट ऑफ सब्रोगेशन है ना, दोनों सेम है बेटा। हेलो हेलो, देखो पॉइंट समझो, लिटरल नहीं करा रहा था अभी मैं सिर्फ वो करा रहा था, मतलब मैं अभी सिर्फ एक बात बता रहा था। समझ आ रहा है कि भाई पीडी को पेमेंट करनी पड़ी, पीडी ने पेमेंट, वो श्योरिटी ने पेमेंट करी ना पीडी की। किसने पेमेंट करी बेटा? पेमेंट किसने करी? श्योरिटी ने। तो अब क्या उसने जो पेमेंट करी वो किससे वसूलेगा? हेलो, किससे वसूलेगा बेटा? कौशिकी। अरे अग्रीड, समझो ना, उसने गारंटी ली थी तो क्या अब वो लॉस ही सहेगा? मतलब ऐसा बोल रही है तुम, क्या वो वसूल नहीं कर पाएगा, पीडी ही खुश रहेगा? भाई अगर पीडी दे सकता है, इंसॉल्वेंसी की बात थोड़ी कर रहे हैं अपन, नहीं समझे? तो वसूल सकता है कि नहीं वसूल सकता? वो वसूल सकता है बेटा। क्लियर है? यही बस पढ़ रहे हैं। देखो क्या लिखा है, इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देयर इज एन इम्प्लाइड प्रॉमिस बाय द प्रिंसिपल डेटर टू इंडेमनिफाई द श्योरिटी। यहाँ पर इम्प्लाइड प्रॉमिस होता है, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट बोल लो। द श्योरिटी इज एंटाइटल टू क्लेम फ्रॉम द प्रिंसिपल डेटर ऑल द सम्स विच ही हैज राइटफुली पेड। आ रहा है समझ में? है ना? तो उसने अगर रॉन्गफुली कुछ पैसा पे किया है, रिश्वत खिलाई है, तो वो पैसे नहीं ले सकता, वो भले ही वो फ़ायदे के लिए हो, लेकिन वो नहीं दे सकता। हेलो हेलो हेलो, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं? इलस्ट्रेशंस, बी इज इंटेंडेड टू सी, है ना, एंड ए इज द श्योरिटी फॉर द डेट। बी कौन है? बी कौन है? पीडी। सी कौन है? क्रेडिटर, है ना? सी कौन है? क्रेडिटर। ए कौन है? श्योरिटी, है ना? सी ने ए से पैसे डिमांड किए, है ना? ठीक है, ठीक है ना? ऑब्वियसली बात है। ए डिफेंड किया, हैविंग रीजनेबल ग्राउंड फॉर डूइंग सो, बट ही इज कंपेल्ड टू पे द अमाउंट ऑफ डेट्स विद कॉस्ट। ठीक है ना? मतलब इन डिफेंड किया, लेकिन उसको मतलब केस भी लड़ने के पैसे देने पड़े। तो क्या वो केस लड़ने के पैसे भी ले सकता है क्या वो प्रिंसिपल डेटर से? हाँ, ठीक है बेटा, क्योंकि कानून ने उसको अधिकार दे दिया है इस बात का, क्योंकि गलत पीडी ने किया है।
आ रहा है समझ में? ठीक है ना? देखो, जिन भी सवालों के दो आंसर हो सकते हैं, यहाँ पर एक लॉजिक बोलता है कि अरे यार ये एक्स्ट्रा पैसे क्यों ले रहे हो, एक लॉजिक ये बोलता है कि भाई गलत किया उसने, उससे ले लेने चाहिए। तो उस केस में हमेशा जो लिखा है वो मान लेना। मेरा पॉइंट समझ रहे हो? क्योंकि भाई दो में से कोई एक रास्ता चुनना था और दोनों सही थे। तो जब कोई एक रास्ता चुनते हैं और वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो दूसरा रास्ता नहीं चुनते हैं। तो वहाँ लॉजिक दूसरे सही के अगेंस्ट में नहीं होता, एक सही के फेवर में होता है। मेरा पॉइंट समझे मैंने क्या बोला तुमको बेटा? ठीक है ना? क्योंकि अगर मान लो यहाँ पर ये लिखा होता कि भैया वो नहीं कर सकता, तो फिर तुम कहते कि भैया क्यों नहीं कर सकता, गलत उसने किया। तो भैया कोई एक जगह तो पहुँचना ही था ना, तो कानून ने एक साइड ले लिया, सिंपल बात है। क्लियर है ना? फिर देखो, सी ने बी को पैसे उधार दिए, है ना, और ए जो है बी के रिक्वेस्ट पे उसने एक बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर लिया ड्रॉन बाय बी अपॉन ए टू सिक्योर द अमाउंट। ठीक है ना? सी द होल्डर ऑफ द बिल डिमांड्स पेमेंट फ्रॉम ए, और ए ने मना किया तो ए पे केस कर दिया। अब बहुत ध्यान से देखो, ए नॉट हैविंग रीजनेबल ग्राउंड फॉर फाइलिंग अ केस। समझ आ रहा है? ठीक है ना? तो केस फालतू में किया इन्हें, केस फालतू में किया तो फिर वो केस के पैसे नहीं ले सकता, क्योंकि फिर वो विच ही पेड रॉन्गफुली में आ जाएगा। यानी ए जो है उसको जो लोन का पैसा देना पड़ा वो देगा, लेकिन केस फालतू काहे को किया? केस फालतू जो किया उसका पैसा पीडी शॉर्टी को नहीं देगा। काहे लड़ रहे थे बस्ती? ग्राउंड ही नहीं था तुम्हारे पास लड़ने का। ठीक है, बढ़िया नहीं। राइट ऑफ सब्रोगेशन का मीनिंग एग्जैक्टली सेम है जो मैंने बताया था, कि जब गारंटी डेट जो है ड्यू हुई, डिफ़ॉल्ट कर दिया प्रिंसिपल डेटर ने, है ना, तो श्योरिटी को पैसा देना पड़ा। जब श्योरिटी ने पैसे दे दिए, समझ आ रहा है ना, तो उसके पास सारे राइट्स आ जाएंगे जो क्रेडिटर के पास थे अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर। यानी वो केस कर सकता है, वो क्रेडिटर बन जाएगा। कुल मिलाकर के एक बार क्रेडिटर को श्योरिटी ने पैसे दिए तो तुम समझ लो कि अब श्योरिटी ही क्रेडिटर है बेटा। सिंपली स्पीकिंग, ऑन पेमेंट ऑफ डेट द श्योरिटी विल बी एंटाइटल्ड टू ऑल द राइट्स विच द क्रेडिटर कुड क्लेम अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर। ठीक है बेटा? बोलो बोलो बोलो। ठीक है, चलो बाकी बाद में करेंगे अपन। ठीक है ना, आज इतना ही करते हैं। ट्रांसफ़र, हाँ।